हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा, इस पाठ के अंदर के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज संख्या 208 पर स्थित है प्रश्न। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसका महत्व पता लगाइए। उत्तर है कि विश्व जल दिवस 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस सुरक्षित जल की कमी और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए पहल का समर्थन करता है। तो ये विश्व जल दिवस का महत्व है। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए देखा है? तो हाँ, ऐसा करने से यानी कि सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाने से क्या होता है कि ऐसा करने से सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की गर्मी कटे हुए कच्चे आमों की सारी नमी को सोख लेती है। प्रश्न 3, हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ अन्य उदाहरणों के चित्र बनाइए और दिए गए स्थान पर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये दो उदाहरण दे रखे हैं, पौधों के द्वारा भोजन बनाना और कपड़े सुखाना। तो उसमें सूर्य की ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया गया है, यानी कि पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और कपड़े भी सूर्य की ऊष्मा का उपयोग करके सूखते हैं। तो इसी तरह से हमें भी कुछ यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, इसमें चित्र के माध्यम से बताना है जिनमें कि सूर्य की ऊष्मा का, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया गया हो। तो देखिए, कुछ अन्य चित्र हैं जिनमें कि सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग किया है। तो विटामिन डी प्राप्त करना, यानी कि शरीर के लिए विटामिन डी की जो आवश्यकता है उसे हम सूर्य की गर्मी से प्राप्त करते हैं। अन्य चित्र है सोलर कुकर से खाना पकाना। तो सोलर कुकर में भी सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनलों से बिजली बनाना, इसमें भी सूर्य की ऊष्मा का, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब देखिए, पेज संख्या 209 पर स्थित है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, ये कथन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये बालिका कह रही है कि इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गाय घास खा रही है और ये गाय जब घास खा रही है तो उस घास को खाने से, उस भोजन को करने से उसे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। यह इस बालिका का मत है, इसका कथन है। अब यहाँ पर देखिए, ये छात्र क्या कह रहा है, बालक क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। अब देखिए, आगे बालिका क्या कहती है कि गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। यानी कि यह गाय धूप में खड़ी होकर के घास चर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। इसे तो ऊर्जा भोजन से ही, घास चरने से ही मिल रही है। यह इस बालिका का मत है, इस बालिका का कथन है। तो अब देखिए, ये बालक, ये छात्र क्या कहता है कि गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार से गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर तो ये दिख रहा है कि ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, लेकिन चूंकि ये भोजन भी सूर्य की उपस्थिति के कारण ही बन रहा है और उस भोजन को ये गाय प्राप्त कर रही है, गाय खा रही है। तो इस प्रकार से ये सूर्य ही यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये इस बालक का कथन है, इस बालक का मत है। अब आपको बताना है कि आपके अनुसार किसका कथन सही है और क्यों। तो यहाँ पर देखिए, मेरे अनुसार जो अंतिम कथन है वह सही है, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए गाय को पौधों से अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा मिल रही है।
पेज संख्या 210 पर स्थित है प्रश्न कि क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे। तो देखिए क्या हो सकता है यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे। तो पहला कि हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है, कृत्रिम प्रकाश जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब आदि। दूसरा है बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तीसरा है पृथ्वी के सभी सजीवों को ऊष्मा यानी कि गर्मी और प्रकाश नहीं मिल पाएगा। चौथा है कपड़े नहीं सूख पाएंगे। पांचवा सोलर ऊर्जा के उपकरण काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोलर ऊर्जा के सभी उपकरण सूर्य के प्रकाश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। छठा है बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का जो मूल आधार है वह सूर्य ही है। दूसरा प्रश्न है विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर है जंगलों में। जंगलों में अनेकों प्रकार के पौधे, अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पेज संख्या 211 पर स्थित है प्रश्न आप अपने मित्रों से चर्चा करें और कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाएं जिन्हें कि हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए वनों से प्राप्त करने वाले ऐसे 5 उत्पाद हैं। पहला गोंद, दूसरा पशुओं के लिए चारा, तीसरा है औषधियां, चौथा है ईंधन की लकड़ी और पांचवा सब्जी एवं फल। दूसरा प्रश्न है एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं। एक प्रस्तुति बनाइए या फिर अभिनय या रोल प्ले कीजिए या फिर एक कहानी या कविता लिखिए जो दर्शाती हो कि यदि हम अपने जंगलों में पेड़ों को निरंतर काटते रहेंगे तो क्या हो सकता है। तो एक बड़े वन क्षेत्र को काटने से जैव विविधता का नुकसान यानी कि उस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु रहते हैं उनका नुकसान होगा। जलवायु में परिवर्तन, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहना ज्यादा हो जाएगा, जल चक्र का विघटन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा आदि जैसे भयानक परिणाम हो सकते हैं। और इसे हम एक कविता के माध्यम से दर्शाएंगे कि किस तरह से एक बड़े से वन क्षेत्र को काटने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उजड़े वन की कहानी, इसे हम कविता के माध्यम से देखते हैं। हरा भरा था एक जंगल, खुशहाली थी और मंगल, यानी कि जब जंगल पूरा हरा भरा था तो वहां पर चारों ओर खुशहाली थी, मंगल था। खुशबू फूलों की बहती थी, सांसें ताजा रहती थी, नदियों का पानी निर्मल, हरियाली भारी सुंदर। तो जब जंगल हरा भरा था, चारों तरफ मंगल था, तो वहां पर क्या था, खुशबू फैली हुई थी और नदियों का पानी स्वच्छ था, हरियाली चारों तरफ थी। जानवरों का वह घर था, पक्षियों का बसेरा भी था। एक बार आया एक जन, उसकी लालच भरी नजर, काट दिए उसने सब पेड़, बना दिए कारखाने अनेक। खत्म हुई सब हरियाली, शुरू हो गई बर्बादी। मिट्टी बहकर चली गई, पानी भी बहकर चला गया। अब नहीं है कोई भी पक्षी चहकता, नहीं है कोई जीव यहाँ रहता। धूप सीधी पड़ती है अब, जमीन हो गई है बंजर सब। बरसात नहीं होती है, हवा भी सूखी बहती है। इंसान की भूल से ही बदल गई दुनिया सभी। वन थे जीवन आधार, किया जन ने उनका संहार। आज यदि जंगल नहीं है, कल हमारा जीवन नहीं है। तो इस तरह से इन जंगलों के, इन वनों के ना रहने से किस तरह से हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, किस तरह से हमारी दुनिया बदलती जा रही है, ये इस कविता के माध्यम से बताया गया है। प्रश्न 1 है प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना इत्यादि। अब इन्हें भारत के मानचित्र पर देखते हैं कि ये राज्य कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, झारखंड के झरिया में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज में और तेलंगाना में सिंगरैनी में। इस तरह से ये भारत के मानचित्र पर अंकित राज्य हैं जहां पर कि कोयला का उत्पादन किया जाता है। पेज संख्या 217 पर स्थित प्रश्न है
प्रश्न 1, आइए हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना कुछ योगदान दें। निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएं, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कुछ अन्य विधियां सुझाएं, यानी कि इन 2 उपायों के अलावा आपको कुछ अन्य उपाय, अन्य विधियां बतानी है जिससे कि हम जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कर सकें, उसे बचा सकें। तो कुछ अन्य विधियां हैं, जैसे पहला है बिजली उपकरणों को उपयोग में लेते समय ही चालू करें। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर ईंधन बचाने के लिए वाहन बंद करें। तीसरा है पेट्रोल डीजल की बचत के लिए वाहनों के टायरों में हवा का सही दबाव रखें। और चौथा है वाहन का नियमित रखरखाव और मरम्मत कराते रहें। पेज संख्या 218 पर स्थित प्रश्न है कि क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं? उत्तर है वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची है। पहला, निजी वाहनों का उपयोग सीमित करें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तीसरा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग से बचें, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। चौथा है पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों का उपयोग करें। पांचवा है ई वाहनों का उपयोग करें। और छठा है लकड़ी, कोयला और पराली जलाना बंद करें। अब देखिए प्रश्नों में है आइए और अधिक सीखें। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है, उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका दे रखी है जिसमें एक तरफ वस्तु दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस तालिका में एक तरफ वस्तु दे रखी है और दूसरी तरफ उनके अव्यवस्थित नाम दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर अक्षरों का क्रम बदल दिया है, इनको अव्यवस्थित कर दिया है। तो अब हमें इस अव्यवस्थित नाम के साथ ही इन वस्तुओं को मिलाना है, इनकी मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम जो चित्र देख रहे हैं ये किसका है? नल का, जिसमें इसके की जल बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए देखिए अव्यवस्थित नाम में इस तरह से दे रखा है लज। जब इसको सही करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जल। तो इसके साथ में जोड़ देंगे। दूसरे नंबर पर देखिए ये क्या है? पवन चक्की का चित्र दे रखा है, यानी कि पवन, हवा। ये प्राकृतिक संसाधन है हवा। तो इसके लिए देखिए अव्यवस्थित नाम में ये दे रखा न प व प। जब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा? पवन। आगे देखिए ये क्या है? एक जंगल का, एक वन का चित्र है और इसे हम मिलाएंगे अव्यवस्थित नाम में नव, और इसको सही करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? वन। आगे यहाँ पर ये क्या है? एक चट्टान का टुकड़ा है और इसे हम मिलाएंगे अव्यवस्थित नाम में न टा टच, यानी कि जब सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा नाम? चट्टान। अब इन प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक वस्तुओं को हमें बताना है कि ये नवीकरणीय है अथवा अनवीकरणीय है। इस तरह से इनको वर्गीकृत करना है। तो अब देखिए एक अन्य तालिका में इस तरह से ये जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनका अव्यवस्थित क्रम है, उसको हम व्यवस्थित क्रम में इनके नामों को लिखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये जो स्रोत हैं, जो संसाधन है, ये नवीकरणीय है अथवा अनवीकरणीय। तो देखिए जल ये नवीकरणीय संसाधन है, पवन ये नवीकरणीय संसाधन है, वन नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इनको एक निश्चित समय सीमा में दोबारा से बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। चट्टान ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि चट्टानों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसीलिए चट्टान एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से इन प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय इस तरह से इनको एक सूची में बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि असत्य हैं तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों को हमें पढ़ना है और बताना है कि ये सत्य हैं अथवा असत्य हैं। जो भी कथन असत्य है उसको हमें फिर से सत्य करके लिखना है। क्या है कि प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, तो यह कथन सत्य है। इसमें यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे सत्य, यानी कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है लेकिन उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है, तो यह कथन सत्य है। ख में है कि मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन है,
तो देखिए मशीन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मशीन एक मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला संसाधन है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। इसके सामने हम लिखेंगे असत्य। ग में प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो यह कथन सत्य है, यह बात सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक गैस को एक निश्चित समय सीमा में नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनने के लिए करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। घ है वायु एक नवीकरणीय संसाधन है, तो यह कथन सत्य है। इसके सामने हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि वायु प्रकृति के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, तो इसीलिए वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। आइए और अधिक जाने प्रश्नों में। प्रश्न तीसरा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो 3.1 में पहला प्रश्न है कि ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है वह कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, जो सही विकल्प है उसको हमें लिखना है। क में दे रखा है मिट्टी का तेल, ख है पेट्रोल, ग है डीजल और घ है सीएनजी। तो स्कूटर और बाइक यानी कि मोटरसाइकिल में जो कि दुपहिया वाहन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ईंधन उपयोग किया जाता है वह कौन सा है, पेट्रोल। तो इसमें ख विकल्प सही है, यहां हम लिख देंगे पेट्रोल। 3.2 में प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, यानी कि जिस संसाधन को फिर से बनाया जा सकता है एक निश्चित समय सीमा में, उसका एक उदाहरण है। तो 4 विकल्पों में देखिए क है कोयला, ख जल, ग प्राकृतिक गैस और घ है पेट्रोल। तो इसमें सही विकल्प है ख जल, तो यहां हम लिख देंगे जल। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन और एक तरफ लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन, ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर फिर से बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें देखिए नवीकरणीय संसाधन में आएगा वन। वनों को फिर से उगाया जा सकता है, हालांकि इनको फिर से उगने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में एक बार फिर से इनको बना सकते हैं। तो वन आएगा नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में। अनवीकरणीय संसाधन में आएगा कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। प्रश्न 5, हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। उत्तर है जिस गति से हम पेट्रोलियम का उपभोग करते हैं उसके मुकाबले इसके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं, अर्थात इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद जल्दी से फिर से नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 6, वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है वन बड़े क्षेत्र हैं जहां पर कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हालांकि वन नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी एक नया वन उगाने के लिए खोए हुए वन को पुनः प्राप्त करने में कई साल लग जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि से वन उगाना और भी मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी पर केवल कुछ ही मानव निर्मित वन है। प्रश्न संख्या 7, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाएं। तो दैनिक गतिविधियां यानी कि हमारे दैनिक जीवन में, रोजाना के हमारे कामों में जहां पर कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने के लिए उपाय। तो देखिए इसमें किस तरह से सूची दी गई है कि दैनिक गतिविधि, उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधन यानी कि उन गतिविधियों को करने के लिए हम किस तरह के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि, उनको उपयोग कम करने का तरीका, यानी कि उनको हम कैसे कम से कम उपयोग करें।
पहला है दैनिक गतिविधि जैसे नहाना, पीना, बर्तन धोना। उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इन दैनिक गतिविधियों को करने के लिए हम कौन से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं? जल का। अब इस जल का उपयोग हम किस तरह से कम करें जिससे कि ये कम से कम व्यर्थ हो, कम से कम बर्बाद हो। तो इसके लिए उपयोग में ना होने पर नल बंद करना, जल का रिसाव ना होना, जल का पुनर्चक्रण और जल का संचयन, ये कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम जल के उपयोग को कम करने के ये तरीके हैं। दूसरा है गतिविधि वाहन चलाना। तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन उपयोग में लिया जाता है वह होता है पेट्रोल या डीजल। अभी पेट्रोल या डीजल को हम कैसे कम से कम उपयोग में लाएं जिससे कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बचे रहें, उसके लिए देखिए तरीके हैं कि निजी के बजाय सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना, आसपास के स्थानों पर पैदल या साइकिल से जाना, जिससे कि हम इन वाहनों को कम उपयोग करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन भी जैसे कि पेट्रोल और डीजल का भी कम से कम उपयोग होगा। तीसरा है खाना पकाना। खाना पकाने के लिए रसोई गैस का या फिर लकड़ी और कोयला, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इनको हम कैसे कम से कम उपयोग करें? तो खाना पकाने में प्रेशर कुकर और ढक्कन वाले बर्तन का उपयोग करके, रिसाव की जांच करके, गैस चूल्हे की मरम्मत और लौ को नियंत्रण करके हम इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम कर सकते हैं। चौथा है कागज। तो कागज देखिए पेड़ों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होते हैं और इनके उपयोग को कम करने के उपाय हैं कि कागज को पुनः उपयोग करें, टिश्यू पेपर के उपयोग से बचें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करें। पांचवा है बिजली। तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधन है कोयला, पवन और जल विद्युत। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों से बिजली बनाई जाती है। इसके उपयोग को हम कैसे कम कर सकते हैं कि उपयोग में ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को स्विच ऑफ कर दें, स्वचालित और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। प्रश्न 8, 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव है। उत्तर है गतिविधियां जो कि वायु की उपस्थिति में संभव है वे निम्न प्रकार हैं। पहली है श्वसन। जीवित प्राणियों जैसे कि मनुष्यों और जानवरों को श्वास लेने के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से श्वसन में वायु का महत्व है। दूसरा है दहन यानी कि जलने में। तो आग जलने के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तीसरा है उड़ान। पक्षियों और हवाई जहाजों का उड़ना वायु पर निर्भर करता है। चौथा है ध्वनि संचरण। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए वायु माध्यम काम करती है, यानी कि जो ध्वनि की तरंगे हैं वे वायु उनके लिए चाहिए, उसी के ही माध्यम में वे फैलती हैं, उसमें संचरण करती हैं। पांचवा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। छठा है वाष्पीकरण और सुखाना। कपड़े और अन्य चीजें सूखने के लिए वायु का होना आवश्यक है। और सातवां है पराग का फैलना, यानी कि पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। पौधों के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण पराग कणों को फैलने के लिए वायु का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 9, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाएं। उत्तर है अपने घर के आसपास को हरित आवरण से यानी कि हरियाली से समृद्ध बनाने के लिए देखिए हम किस प्रकार से योगदान देंगे। पहला है कि पेड़ लगाकर, घर पर बागवानी और अपने आसपास मौजूदा पेड़ों और पौधों की देखभाल करके और उन्हें कटने से बचाकर। दूसरा है कचरा प्रबंधन। प्लास्टिक और अन्य कचरे को सही तरीके से रिसाइकल करके और कचरे को कम करने का प्रयास करके। तीसरा है पानी बचा करके, तो टपकने वाले नलों की मरम्मत, अनावश्यक रूप से चलते हुए बिजली के पंखे और बल्ब को स्विच बंद करके। चौथा है दूसरों को प्रेरित करके और जागरूकता फैला करके। तो ये इस तरह से कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम हमारे चारों ओर के वातावरण को हरियाली वाला बना सकते हैं। पेज संख्या 206 पर स्थित है देखिए एक्टिविटी क्रियाकलाप 11.3। आइए पता लगाएं। तो तालिका 11.1 में स्तंभ 2 एवं स्तंभ 3 को भरें। तालिका 11.1 दैनिक गतिविधियों में जल की व्यर्थता, यानी कि हम प्रतिदिन ऐसे क्या कार्य करते हैं जिसमें कि जल वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। तो देखिए तालिका किस तरह से दे रखी है। स्तंभ ए में गतिविधि दे रखी है,
स्तंभ 2 में कि जल किस प्रकार से व्यर्थ हो रहा है, यानी कि इस गतिविधि को करते समय, इस कार्य को करते समय हम किस तरह से जल को बर्बाद करते हैं। और तीसरा स्तंभ है कि जल व्यर्थ होने से रोकने के लिए सुझाए गए उपाय, यानी कि इस गतिविधि को करते समय जो हम जल को बर्बाद करते हैं उसे हम कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पर वो आपको सुझाव देना है, उपाय बताना है। तो जैसे सबसे पहले दे रखा है हाथ धोना। तो हाथ धोने में जल किस तरह से व्यर्थ होता है, जैसे कि हम नल को खुला छोड़ देते हैं या फिर उस नल को ज्यादा देर तक खोल करके रखते हैं, उसमें पानी का बहाव ज्यादा तेज होता है। अब इसको रोकने के लिए हमें उपाय बताने हैं, सुझाव बताने हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम इस टेबल को किस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले गतिविधि है हाथ धोना। इसमें जल किस प्रकार से व्यर्थ होता है कि हाथ धोते समय नल को खुला छोड़ना। इसको रोकने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं कि हाथ मलते समय नल को बंद करना। दूसरा है गतिविधि में कपड़े धोना। कपड़े धोते समय किस प्रकार से जल व्यर्थ होता है, तो थोड़े कपड़ों में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना। तो इस जल की व्यर्थता को हम कैसे रोक सकते हैं, मशीनों को कपड़ों से पूरा भर करके इस्तेमाल करना, जल की बचत करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना। तीसरी है गतिविधि बर्तन धोना। तो धोते समय लगातार नल चलाना, इस तरह से पानी व्यर्थ होता है। इसे रोकने के लिए बहते हुए जल की जगह बेसिन में जल भरना। चौथा है नहाना। नहाने में किस तरह से पानी व्यर्थ होता है, साबुन लगाते समय नल चलाते रहना। तो इसके लिए हम किस तरह से रोक सकते हैं इस बर्बादी को, जल की बाल्टी का इस्तेमाल करना, यानी कि पानी को बाल्टी में भर करके फिर उससे नहाया जाए, तो इस तरह से पानी कम व्यर्थ होता है। पांचवा है खाना पकाना। तो इस गतिविधि में देखिए किस तरह से पानी व्यर्थ होता है कि सब्जियां धोते समय नल चलाना। इसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, सब्जियों को बहते जल की जगह कटोरे में या बाल्टी में जल भर करके उन्हें धोना। छठा है बागवानी। इस गतिविधि में पानी किस प्रकार से व्यर्थ होता है कि पौधों को जरूरत से ज्यादा जल देना या जल की नली का इस्तेमाल करना। इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, सुबह जल्दी या देर शाम जल देना। सातवां है दांत साफ करना। इसमें देखिए किस तरह से पानी व्यर्थ होता है, ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ना। इसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं कि ब्रश करते समय नल बंद कर देना, दांत धोने के लिए मग का इस्तेमाल करना। इस तरह से ये कुछ गतिविधियां हैं जिनमें जल किस तरह से व्यर्थ होता है, इस जल की व्यर्थता को हम किस तरह से रोक सकते हैं, यह भी सुझाव इस तालिका के माध्यम से हमने दिया है। पेज संख्या 212 पर स्थित है क्रियाकलाप 11.4। आइए जांच करें। अपने घर और विद्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से मृदा के नमूने एकत्रित करें, यानी कि आपके घर के या आपके स्कूल के आसपास में मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने हैं। अनुमान लगाइए कि विभिन्न मृदाओं में क्या क्या हो सकता है। मृदा के प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसका रंग लिखें। मृदा के प्रत्येक नमूने को स्पर्श करके उसकी बनावट को महसूस करें। मृदा के नमूने का अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यदि आपके पास एक आवर्धक लेंस है तो उससे भी मृदा को देखें। तालिका 11.2 में अपने अवलोकनों को अंकित करें। तो यहाँ पर देखिए तालिका 11.2 दे रखी है मृदा के नमूने। इसमें देखिए स्थान जहां से नमूना एकत्रित किया गया है, यानी कि जहां जहां से भी मिट्टी ली है वह स्थान हमें लिखना है। मृदा के बारे में अनुमान, मृदा को देख करके हमें क्या लगता है। उसके बाद है नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन, रंग एवं संरचना, यानी कि आंखों पर किसी भी प्रकार का कोई आवर्धक लेंस या दूरबीन नहीं होना चाहिए। इस तरह से नग्न आंखों से वह मिट्टी का रंग कैसा है, उसकी संरचना किस प्रकार सी है, वह हमें यहाँ इस बॉक्स में लिखनी है। उसके बाद है आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन। अब हमें आवर्धक लेंस यानी कि जो बड़ा करके चीजों को दिखाता है, उस लेंस से मिट्टी का अवलोकन करना है। और अब वह मिट्टी हमें किस तरह से दिखाई देती है, तो जो भी तरह से दिखाई देती है वह अवलोकन हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इस टेबल को हम किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले है कि स्थान जहां से कि नमूना एकत्रित किया गया है, तो उद्यान। मृदा के बारे में अनुमान, यह गहरे रंग की और मुलायम है, तो ये हमारा अनुमान है। उसके बाद में है नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन, यानी कि आंखों पर किसी भी प्रकार के कोई लेंस का उपयोग ना करके मिट्टी को देखना। तो मिट्टी गहरे भूरे रंग की है, मध्यम बनावट और दोमट मिट्टी है। अब आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन,
तब देखिए मिट्टी किस तरह से दिखती है कि कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन आवर्धक लेंस से ये छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं। पौधे की जड़ें और छोटे छोटे केंचुए और छोटे कीड़े, ये हमें आवर्धक लेंस से इस मिट्टी को देखने पर दिखाई देते हैं। दूसरा स्थान है जहां से कि नमूना लिया गया है, खेल का मैदान। तो यहाँ पर देखिए मृदा के बारे में अनुमान क्या है कि यह सूखा और रेतीला है। अब नग्न आंखों से मृदा को देखने पर हम क्या देखते हैं कि मिट्टी हल्के भूरे रंग की है और सूखी और रेतीली है। अब आवर्धक लेंस से मृदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि मुझे छोटे छोटे दाने और कुछ छोटे छोटे पत्थर इसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है पार्क। पार्क में देखिए मिट्टी के बारे में क्या अनुमान है कि यह गीला और कीचड़ भरा है। नग्न आंखों पर देखने पर मृदा किस तरह की दिखाई देती है, मिट्टी गहरे रंग की है और गीली और चिपचिपी लगती है। आवर्धक लेंस से देखने पर किस प्रकार से मिट्टी दिखती है कि इसमें छोटे छोटे कीड़े और कुछ चमकीले कंकड़ दिखाई देते हैं। अब देखिए एक स्थान जहां से कि मिट्टी का नमूना लिया गया है, वह है खेत। तो इसके बारे में अनुमान क्या है मिट्टी के बारे में कि यह समृद्ध और गहरे रंग का है। उसके बाद में नग्न आंखों से मिट्टी को देखने पर कि मिट्टी बहुत गहरे रंग की, गीली और दोमट है। उसके बाद आवर्धक लेंस का उपयोग करते हुए जब मिट्टी को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, क्या अवलोकन करते हैं कि छोटी छोटी जड़ें और कुछ छोटे छोटे कीड़े इस मिट्टी में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों पर आंखों पर बिना कुछ प्रयोग किए हुए, यानी कि नग्न आंखों के द्वारा और आवर्धक लेंस के द्वारा इस मिट्टी को देख करके हम क्या पाते हैं, क्या अवलोकन करते हैं, उसे देख करके हमें यह टेबल को, इस तालिका को भरना है। तो इस तरह से हम इस तालिका को भरेंगे। अब देखिए पेज संख्या 216 पर स्थित है क्रियाकलाप 11.5। आइए सर्वेक्षण करें। सर्वे करना है कि अपने आस पड़ोस में वाहनों का सर्वेक्षण करें। वाहन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है, आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को तालिका 11.3 में अंकित करें। यानी कि आपके आसपास में जितने भी तरह के आप वाहन देखते हो और उनमें कौन से प्रकार के ईंधन प्रयोग में आते हैं, उस जानकारी को आपको तालिका 11.3 में भरना है। और देखिए ये तालिका 11.3 है वाहन का प्रकार और उपयोग में आने वाले ईंधन। तो वाहन का प्रकार जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, इस तरह के वाहन है। उपयोग में आने वाले ईंधन, इनमें किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है, वह हमें यहाँ इन बॉक्सों में भरना है। तो चलिए देखते हैं इस टेबल को हम कैसे भरेंगे। तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे वाहन का प्रकार और एक तरफ हो गया उपयोग में आने वाले ईंधन। तो वाहन के प्रकार में सबसे पहले जैसे कार, हम हमारे आसपास के क्षेत्र में देखते हैं कार। तो इसमें जो ईंधन उपयोग में आता है वह होता है सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और विद्युत बैटरी। इसके अलावा वाहन के प्रकार में साइकिल। साइकिल में देखिए किसी भी तरह के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है स्कूटी। स्कूटी में पेट्रोल या फिर विद्युत से चालित बैटरी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ई रिक्शा। ई रिक्शा में विद्युत बैटरी का प्रयोग किया जाता है। पेज संख्या 219 पर स्थित है क्रियाकलाप 11.6। आइए उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों की एक सूची बनाएं। अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाएं और उन प्राकृतिक संसाधनों को लिखें जिनका उस गतिविधि के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया था। तालिका 11.4 में कुछ गतिविधियां पहले से ही भरी हुई हैं, उनका अनुसरण करके आप रिक्त पंक्तियां भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका 11.4 है, इसमें उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो इनकी हम किस तरह से सूची बनानी है कि एक तरफ दे रखी है गतिविधि। गतिविधि यानी हमारे दैनिक काम, रोजाना के जो हम काम करते हैं वे काम, और उन कामों को करने में हम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गतिविधियां दे रखी हैं जैसे कपड़े धोना। तो कपड़े धोने में हम पानी का, जल का, इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से गतिविधि दे रखी है मिट्टी के खिलौने बनाना, जलाने की लकड़ी एकत्रित करना, पतंग बनाना, जलपान करना अर्थात नाश्ता करना। तो इसमें हम कौन सी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इस टेबल को भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए गतिविधि कपड़े धोने में पानी संसाधन का उपयोग करते हैं, ये उदाहरण के माध्यम से समझाया है। आगे गतिविधि में दे रखा है मिट्टी के खिलौने बनाना।
तो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए मिट्टी का और पानी संसाधन का भी प्रयोग करते हैं। आगे है गतिविधि में जलाने की लकड़ी एकत्रित करना। तो इसके लिए हम पेड़ पौधे या वन प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करते हैं। आगे है पतंग बनाना। पतंग बनाने के लिए कागज का प्रयोग करते हैं और कागज हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो इस तरह से जो वृक्ष हैं, वन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आगे है गतिविधि में जलपान करना यानी नाश्ता करना। तो नाश्ता हमें पेड़ पौधों से, वृक्षों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से पौधों से ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इनके द्वारा हम जलपान करना या जलपान की गतिविधि को करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने अध्याय 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 12 पृथ्वी से परे, इस पाठ के अंदर जितनी भी एक्टिविटी दे रखी है उनके उत्तर और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।